इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? वहाँ पे देखने को मिली है, जो सबसे पहले है मेरे 20 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। अब नाम क्या है जरा फटाफट से पढ़िए। ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। टेक्निकल चैप्टर का मतलब ये होता है इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें की जाती हैं। सिक्योरिटीज पढ़ी थी आपने 11th क्लास में, सोर्स ऑफ फाइनेंस में। इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स क्या होते हैं, किसको वोटिंग राइट्स होते हैं, इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी, वो यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी। पहले यहाँ पर बात की जाएगी किसकी, देखिए जरा फटाफट कि जो फाइनेंस की मार्केट होती है, जो पैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो किस तरीके से करेंगे। क्या मेरी बात समझ में? तो एक तो ये टॉपिक है इसका। दूसरा टॉपिक है, देखिए जरा फटाफट से, कौन सा टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट होती कैसे? तो पहली कौन सी मार्केट होती है? मनी मार्केट। दूसरी कौन सी मार्केट होती है? कैपिटल मार्केट। फिर आते हैं आगे, ये क्या लिखे हुए हैं? पहले मैं एक बार ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर आज का शुरू करेंगे। छोटा सा टॉपिक पढ़ा दूंगा और फिर छुट्टी कर दूंगा आपकी, ठीक है, ताकि जब बाकी बच्चों को ज़्यादा नुकसान ना हो। कॉल मनी लिखा हुआ है, ट्रेजरी बिल लिखा हुआ है, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? मनी में। मनी मार्केट होती है शॉर्ट टर्म के लिए। मनी मार्केट किसके लिए होता है? तो यानी कि जितनी भी ड्यूरेशन होगी इन सभी की, वो 1 साल से कम होगी। क्या होगी? 1 साल से कम की ड्यूरेशन होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद चले हम, और नेक्स्ट आई कौन सी? कैपिटल वर्ड का ही मतलब होता है बड़ी। कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? बड़े। जैसे गुड्स होते हैं ना, एक होते हैं कौन से गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अलावा कौन से गुड्स होते हैं? हाँ जी, कंज्यूमेबल या कंज्यूमर, जो भी आप बोलते हो। मेरी बात समझ में आती है? तो कैपिटल मार्केट का मतलब है अब आप जो सिक्योरिटीज है वो 1 साल के लिए यूज कर रहे हो या 1 साल से ज्यादा की है। तो अगर आप छोटी सिक्योरिटीज, छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो कहाँ चले जाइए? मनी मार्केट। अगर आप लंबे समय के लिए सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हो तो कहाँ जाएंगे? कैपिटल मार्केट में। अब जब कैपिटल मार्केट आएगी तो कैपिटल मार्केट के अंदर 2 आते हैं, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा? सेकेंडरी मार्केट। मैं जो आज आपको पढ़ाऊंगा बस वो ये पढ़ाऊंगा, कौन कौन सा? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से सुनना। मैं यहां पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं और आप ऐसे ही समझेंगे और पूरा डिफरेंस हम बिना एक भी चीज बताए मैं आपको पूरा डिफरेंस की टेबल याद करा दूंगा। देखिए कैसे, मैं बस इन दोनों वर्ड का मतलब चेंज कर रहा हूं। पहले क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब है न्यू। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है? न्यू। न्यू का मतलब आप जब सामान खरीदने जाएंगे तो कौन सा सामान खरीदने जाएंगे? नया सामान खरीदने जाएंगे। दूसरा बताओ फिर सेकंड हैंड का मतलब क्या है? सेकेंडरी मार्केट का कौन सा सामान खरीदने? सेकंड हैंड सामान खरीदने जाएंगे। क्या भी बात समझ में आती है? अब बस इन दोनों बेसिस पे, किसके बेसिस पे? इन दोनों बेसिस में पूरी डिफरेंस की टेबल बिना कुछ समझाए आपको याद करा सकता हूं। न्यू का मतलब ये है कि यहां पर क्या होगा? यहां पर कंपनी होगी। क्या होगी? यहां पर कंपनी। कंपनी को पैसे चाहिए होंगे और वो इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करेगी। क्या करेगी? कंपनी को क्या चाहिए? पैसे, और वो किसको इशू करेगी? इन्वेस्टर्स को। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? कंपनी तो इन्वेस्टर को इशू पहले ही कर चुकी होती है, अब जो पिक्चर है वो यहां से शुरू होती है किसके पास सिक्योरिटीज? बताओ जरा फटाफट से, किसके पास है? इन्वेस्टर्स के पास। अब ये इन्वेस्टर क्या अपनी सिक्योरिटी किसी और को भी बेच सकता है? आंसर इज यस। जैसे मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है तो क्या मैं उसे आपको दे सकता हूं? यस। तो एक बार तो रिलायंस शेयर देगी किसी इन्वेस्टर को, यानी कि इशू कौन कर रही है? जल्दी से बताओ, कंपनी। दूसरी बार में पिक्चर में आपको कंपनी वाली बात बतानी नहीं है, आप ये बोलोगे खरीदेगा कौन? बताओ जरा, इन्वेस्टर। और बेचेगा कौन? बताओ जरा, इन्वेस्टर। क्या बात समझ में आई? सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है? तो जब आप पहली बार सिक्योरिटीज जब कंपनी से निकली थी तब खरीदते हैं तो उसे कौन सी मार्केट बोलते हैं? प्राइमरी। लेकिन जब आप कंपनी से निकल के एक इन्वेस्टर के पास आ चुकी है और इन्वेस्टर ही बेच रहा है एक साइड पे और खरीद भी इन्वेस्टर ही रहा है, जैसे OLX, उस पर सामान बेच कौन रहा है? कस्टमर या कंपनी? कस्टमर। खरीद कौन रहा है? तो जब आप सामान कंपनी से लेके आए थे तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलेंगे, और जब एक व्यक्ति ही बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति ही खरीद रहा है, इन्वेस्टर बेच रहा है, इन्वेस्टर खरीद रहा है, तो उसे कौन सी बोलेंगे? सेकेंडरी। बस इतना बेसिक एग्जांपल आपको याद रखना है। अब मैं सीधा आ जाऊंगा टेबल पे। यह टेबल, यहां पर क्या लिखा हुआ है बताओ जरा? टाइप ऑफ सिक्योरिटी। कह रहे सिक्योरिटी का मतलब इशू जो किया जाएगा किसमें होगा? ताजा सामान, और किसमें होगा? पुराना सामान। बताओ जरा, प्राइमरी मार्केट में कैसा सामान होगा? ताजा। और सेकेंडरी मार्केट में कैसा सामान होगा? दिमाग को यहीं रखिए। प्राइमरी मार्केट में कैसा होगा? ताजा सामान। और सेकेंडरी मार्केट में पुराना सामान। मेरी बात समझ में आती है? अब यहाँ पर सामान जो है और ताजा वर्ड का मतलब होगा न्यू सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इशू की जाती है। कहां पर? प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है उन्हीं को मार्केट में बेचा जाता है। तो देखिए इट इंक्लूड्स क्या? सेल ऑफ
न्यू सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई प्रॉब्लम इसे समझने में? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इफ द मार्केट ऑफ सेल और परचेज ऑफ किसकी? एग्जिस्टिंग या फिर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग वर्ड का मतलब क्या है? यहां पर मैं लिखा इट इज द, क्या लिखा हुआ है? इट इज द मार्केट ऑफ किस चीज की? सेल और परचेज ऑफ कौन से गुड्स, कौन सी सिक्योरिटीज? या तो जो एग्जिस्टिंग बोल लीजिए जो पहले से है, या फिर दूसरा सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। मेरी बात समझ में आती है यहां तक? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कौन इशू करता है? पहले वाले में कौन इशू करता है सिक्योरिटीज को? पहले प्राइमरी मार्केट में कौन इशू कर रहा था? कंपनी। तो पहले वाले में क्या लिखा है? डायरेक्टली इशू करते हैं कॉज किसके? सेकेंड वाले में कौन इशू करता है? इन्वेस्टर्स। कौन इशू करता है? इन्वेस्टर्स। तो क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, एक होता है डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, एक होता है इनडायरेक्ट। बताइए किस में डायरेक्ट होगा और किस में इनडायरेक्ट होगा? आप ही बताएं। प्राइमरी में कैसा होगा? डायरेक्ट। प्राइमरी में कैसा होगा? डायरेक्ट। क्योंकि वहां पर हाउस होल्ड का पैसा कंपनी निकलवाएगी अपने यहाँ के लिए, और वहां पर मार्केट में ही पैसा है, मार्केट में ही सिक्योरिटीज है और मार्केट में ही बिकता रहेगा। उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। देखिए जरा ध्यान से, और इसका एमसीक्यू आएगा आपके एग्जाम में। सरप्लस और डेफिसिट का क्या मतलब है? जरा ध्यान से सुनिए। मुझे अगर कोई ब्रांच खोलनी है और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, मेरी बात समझ में आती है, और मैं सिक्योरिटीज इशू कर रहा हूँ केडीसी की इक्विटी शेयर्स, ओनरशिप राइट्स इशू कर रहा हूं, मेरी बात समझ में आती है? तो आप लोग इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं। आप में से और मेरे में से सरप्लस कौन होगा? सरप्लस यूनिट किसको बोलूंगा? डेफिसिट यूनिट किसको बोलूंगा? बताओ जरा। सरप्लस मैं नहीं हूं, अदरवाइज मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। सरप्लस वो है जिसके पास पैसे हैं। तो सरप्लस यूनिट कौन है? आप। मैं कौन हूं? डेफिसिट। जब कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है तो इसका मतलब क्या है? उसे पैसे चाहिए या वो पैसे देना चाहती है? उसे पैसे चाहिए। कंपनी शेयर्स इशू करती है तो आपसे पैसे ले। शेयर्स के क्वेश्चन नहीं किया आपने? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, उसमें पैसे आते किसके? बैंक को डेबिट ही करते हो ना। उसमें डेबिट का मतलब क्या है? कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो कंपनी जब सिक्योरिटीज इशू करती है तो कंपनी नीडी है या गिवर है? नीडी है। तो डेफिसिट किसको बोलेंगे? बताओ जरा। कंपनी को। किसको बोलेंगे? कंपनी। और इन्वेस्टर क्या होते हैं? सरप्लस। उसके पास पैसा होता है। तो जब एक डेफिसिट यूनिट के पास पैसे आते हैं सरप्लस यूनिट से, तो इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। अब आ जाइए सेकेंडरी में। किस में आ गए? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में जो बेच रहा है वो भी सरप्लस है और जो खरीद रहा है वो भी सरप्लस है, क्योंकि दोनों ही कौन है? इन्वेस्टर्स। क्या वहां पर कहीं कंपनी आएगी क्या? आंसर इज नो। मेरी बात समझ में आती है? तो फटाफट से देखिए यहां पर कैसा है? इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि सरप्लस यूनिट यानी कि फ्रॉम किसके जा रहा है? हाउस होल्ड के। और किसके पास जा रहा है? हाउस होल्ड। और यहां पर क्या है? फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस। तो जो हाउस होल्ड है या जो इन्वेस्टर है उसे क्या बोला जाता है? सरप्लस। जो बिजनेस है उसे क्या बोला जाता है? डेफिसिट। मेरी बात समझ, जिसे जरूरत है वो डेफिसिट है, बात खत्म। मेरी बात, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास इतना फाइनेंस है कि मैं इस वाले ब्रांच को या हेड ऑफिस को रन कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई और हेड ऑफिस इसी तरीके का या कोई और ब्रांच इसी तरीके की रन करनी तो मेरे पास इनफ कैश नहीं है। तो उस समय पर मैं कौन सी यूनिट बन जाऊंगा? बताओ जरा। डेफिसिट यूनिट। और आप लोगों के पास अगर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कौन सी यूनिट बन जाएंगे? सरप्लस। बिल्कुल सिंपल बात। तो मैंने जब आपको केडीसी के इक्विटी शेयर्स इशू किए मैंने अपने यहां से, तो ये कैसा कैपिटल फॉर्मेशन है? कैसा कैपिटल फॉर्मेशन है? डायरेक्ट। कैसा है? डायरेक्ट। लेकिन आपने खरीदे, फिर कुछ समय बाद आपने अपने दोस्त को बेच दिए, ये कैसा है? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो सरप्लस से सरप्लस के पास गया। क्वेश्चन समझ में आया आपको? थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन क्लियर होना चाहिए जी। हाउस होल्ड कभी भी डेफिसिट नहीं हो सकते। हाउस होल्ड हमेशा कंपनी को ही आपको डेफिसिट दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टर या हाउस होल्ड मतलब क्या? सरप्लस। मेरी बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट क्या है? प्राइस फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि कितने की सिक्योरिटी जाएगी ये कौन तय करेगा। तो जब मैं इशू कर रहा हूं, मैं मतलब कौन? कंपनी। मैं मतलब कौन? कंपनी। तो जब कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी का प्राइस क्या होगा सिक्योरिटीज का, ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। लेकिन रिलायंस का शेयर अगर मान लीजिए मेरे पास, मैंने रिलायंस से खरीदा तो किसने तय किया होगा? रिलायंस ने कि वो शेयर कितने का बेचना चाहती है। लेकिन आज जब मैंने रिलायंस से शेयर खरीदा था 2010 में, उसकी वैल्यू 10 रुपए की थी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। आज मैं उसे बेचूंगा तो कितने का बिकेगा ये कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा या कंपनी तय करेगी? ना मैं तय करूंगा ना कंपनी तय करेगी, मार्केट फोर्सेस तय करेगी। कौन तय करेगा? मार्केट। अगर जो रिलायंस कंपनी है उसके शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है मार्केट के अंदर, तो उसका प्राइस हाई जाने वाला है, लो जाने वाला है? डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, प्राइस कैसा जाने वाला है? हाई। डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एप्पल अपने शेयर्स निकाल रहा है, बताइए डिमांड ज्यादा है क्या? हाँ।
सप्लाई है क्या? नहीं। मैंने कहा नोकिया अपने शेयर्स निकाल रहे हैं। डिमांड है क्या? नहीं। सप्लाई है क्या? हाँ। मेरी बात समझ में आती है? तो सेकेंडरी मार्केट में कौन तय करेगा? जिसके पास सिक्योरिटी है वो तय करेगा या डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस तय करेंगे? बताइए। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जैसे मान लीजिए पहली बार मैंने वॉच ली, मान लीजिए रोलेक्स से। कहां से ली? रोलेक्स से। अब रोलेक्स बताएगा मुझे वो क्या प्राइस की है, लेकिन मान लीजिए मैंने कहा वो वॉच जो है वो बहुत सारे अब मेरे पास से, मान लीजिए मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं, मेरे पास से मैं किसी को बेच रहा हूं, तो वो कितने की बिकेगी? वो मार्केट फोर्सेस तय करेंगी। अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा की जाएगी, और डिमांड बहुत कम की होगी तो बहुत कम की जाएगी। तो जब कंपनी से सिक्योरिटीज डायरेक्टली इशू की जाती है, कहां से? कंपनी से सिक्योरिटीज डायरेक्टली इशू की जाती है, तो उसका प्राइस कौन तय करता है? कौन तय करता है उसका प्राइस? कंपनी। कौन तय करता है उसका प्राइस? कंपनी। मेरी बात समझ में आती है? और जब कौन इशू करता है? जब इन्वेस्टर से इन्वेस्टर पे जाती है सेकेंडरी मार्केट में, तो मार्केट में क्या डिमांड सप्लाई चल रही है उसकी, वो तय करते हैं। बिल्कुल क्लियर है ये वाली बात? पक्की बात है? पढ़िए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ प्राइस फिक्सेशन। प्राइजेज आर फिक्स्ड बाय किसके? कंपनी। तो कंपनी फिक्स करती है प्राइस। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज। और मार्केट फोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पर? डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट क्या है? एंट्री का मतलब ये होता है कि बताओ कौन सी कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर सकती है। तो मैं अंदर क्या लिखा हुआ है वो बता देता हूं आपको बताना है कौन सा प्राइमरी के अंदर होगा, कौन सा सेकेंडरी के अंदर होगा। ठीक है, एक जगह लिखा है कोई भी कंपनी बेच सकती है। क्या लिखा हुआ है? कोई भी कंपनी बेच सकती है। एक जगह लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनियां बेच सकती हैं। बताइए जरा फटाफट से, रजिस्ट्री प्राइमरी में होगा या सेकेंडरी में? सोच लो। मैंने कहा मुझे फर्नीचर बेचना है। मुझे क्या बेचना है? फर्नीचर। मेरी दुकान है फर्नीचर की, मैंने नहीं करा रखा रजिस्टर, क्या मैं बेच सकता हूँ? हाँ। लेकिन अगर मुझे OLX पे बेचना है तो क्या मुझे रजिस्टर कराना पड़ेगा? अगर मुझे OLX पे बेचना है तो क्या मुझे रजिस्टर कराना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो कोई भी कंपनी हो वो सिक्योरिटी इशू कर सकती है। कौन सी मार्केट में? प्राइमरी। कौन सी मार्केट में? प्राइमरी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म्स ही इशू कर सकती हैं। कौन सी मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट। अगर मैंने कोई डीमेट अकाउंट नहीं बना रखा होगा तो क्या मैं बेच पाऊंगा? क्या मैं बेच पाऊंगा? नहीं। तो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा। तो ये भी एक डाउटफुल पॉइंट है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मेरी बात समझ में आती है? तो पहली पॉइंट क्या है? ऑल कंपनीज कैन, और यहां पर क्या हो सकता है? ओनली लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो क्या मैं उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच पाऊंगा? हाँ, क्योंकि रिलायंस कंपनी जो है क्या वो रजिस्टर्ड फर्म है जो रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। मैंने कहा एक छोटी मोटी कंपनी के मैंने शेयर्स खरीद लिए जो अभी स्टॉक एक्सचेंज में है ही नहीं, तो क्या उसकी सिक्योरिटी बिक सकती है कि सेकेंडरी मार्केट में? नहीं। तो इसका मतलब जो प्राइमरी मार्केट जो होती है उसमें तो कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। मेरी बात समझ में आती है? लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो व्यक्ति इशू कर रहा है वो उसी कंपनी की सिक्योरिटीज को बेच पाएगा जो सेकेंडरी मार्केट के लिए रजिस्टर्ड होंगी। मेरी बात समझ में आती है? ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप के आपने शेयर्स खरीद लिया, तुम चाहो सेकेंडरी मार्केट में अब तुम उन्हें बेच दो, तो एज ए इन्वेस्टर आप नहीं बेच सकते क्योंकि उस कंपनी ने ही रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। मेरी बात समझ में आती है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिस्टेड कंपनियां बेचेंगी या लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज बिकेंगी? तो ओनली लिस्टेड कंपनीज। तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देता हूं। अब समझ में आया? ओनली लिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटीज आर बॉट एंड और सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बताओ जरा, किसकी फिक्स और किसकी फिक्स नहीं? प्राइमरी की और सेकेंडरी की। जैसा आपको लग रहा है इसका उल्टा कर दो, क्योंकि इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे जो आपको इनिशियली दिमाग में जाएगा उसका उल्टा कर दीजिए। कैसे? सेकेंडरी की फिक्स क्यों है? क्योंकि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सबको पता है कहां है सेकेंडरी मार्केट। आप दुकान कहां लगा सकते हैं? कहीं भी लगा सकते हो। सामान कहां बिकेगा? OLX पे, सबको पता है। नहीं आई बात समझ में? ज्योग्राफिकल लोकेशन किसमें फिक्स होती है? सेकेंडरी मार्केट में। किसमें फिक्स होती है? सेकेंडरी में। क्योंकि लिस्टेड कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज कहां पर, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में। नहीं आई बात समझ में? देखो थोड़ा सा ध्यान से, मैंने कहा जब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या बोल रहा था मैं जब प्राइमरी मार्केट में बेचा जाता है तो हमें क्या पता कंपनी कहाँ है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में तो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड, जैसे BSE सुना है आपने? क्या होता है BSE? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 2 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे, दोनों में से किसी ना किसी पे मिल जाएंगी। तो किसका फिक्स रहेगा? किसका फिक्स रहेगा? प्राइमरी का या सेकेंडरी का? सेकेंडरी का फिक्स रहता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्या इसकी कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन है? नहीं, कहीं की भी कंपनी हो सकती है, लेकिन क्या इसकी फिक्स है? यस। क्या लिखा हुआ है? फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड वर्किंग आवर्स। सब क्लियर होता है कि कितने बजे स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, कितने बजे बंद होता है, क्या वर्किंग आवर्स है, सब पता होता है। कंपनियों का नहीं पता होता। मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है?
वो कहते हैं एक मार्केट ऐसी है जिसमें कंपनी इन्वॉल्व होती है और सिर्फ सेलिंग करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सेलिंग। या फिर मैं बोलूं एक मार्केट ऐसी है जिसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है और सिर्फ बाइंग करता है। तो एक एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टर एक एक्टिविटी करता है किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है वहां पर, बाय। क्या करता है, बाय। और सेकेंडरी मार्केट में बाय करता है या सेल करता है या दोनों करता है, दोनों करता है। बेचने वाला भी कौन है, इन्वेस्टर, और वहां पर खरीदने वाला भी कौन है, इन्वेस्टर। तो पढ़िए जरा, इन्वेस्टर्स कैन ओनली बाय द सिक्योरिटीज इन द कौन सी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। क्यों, क्योंकि कंपनियां इश्यू करती हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, इन्वेस्टर्स कैन बाय एज वेल एज सेल द सिक्योरिटी। जब मैं प्राइमरी मार्केट में जाऊंगा एज एन इन्वेस्टर तो मैं सिर्फ कंपनी से खरीद सकता हूं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर जब मैं सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा तो मेरे पास अगर कोई सिक्योरिटीज है जो कि लिस्टेड है, मैं उन्हें बेच भी सकता हूं, और किसी के पास अगर लिस्टेड वाले की है तो उसे खरीद भी सकता हूं। प्राइमरी में सिर्फ खरीदने जा सकता हूं। समझ में आया किस तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं पार्टिसिपेंट्स के नाम बताओ, किसमें कंपनी इन्वेस्टर होगा और किसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टर होगा। प्राइमरी में कंपनी और इन्वेस्टर। तो पार्टिसिपेंट्स में लिखा कंपनी क्या करती है, ये कंपनी है पार्टिसिपेंट जो कि क्या करती है, सेल करती है। ये इन्वेस्टर कौन है, पार्टिसिपेंट जो कि क्या करता है, बाय करता है। यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करता है, पार्टिसिपेंट है जो कि क्या करता है, सेल करता है। और इन्वेस्टर ही क्या होता है, बाय। क्या ये सेम होता है, मैंने कहा नहीं, इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर नंबर 1, इन्वेस्टर नंबर 2 ऐसे लिख दिया मैंने, अलग अलग व्यक्ति हैं। समझ में आई बात, पक्की बात है, ठीक।